दोपहर का सूरज आसमान से जैसे आग उगल रहा था। जमीन इतनी तप रही थी कि नंगे पैर चलना अंगारों पर चलने के बराबर था। लेकिन उस भीषण गर्मी से भी ज्यादा खौफनाक था उस चौराहे पर पसरा हुआ वह सन्नाटा जिसने वहां खड़े सैकड़ों लोगों की सांसों को जकड़ लिया था। बीच बाजार में धूल से सनी सड़क पर एक लड्ढा की खद्दी थी। उसने एक बेहद साधारण सा हल्का पीला सूती सलवार कमीज पहना था। उसके चेहरे पर बिखरे बालों के बीच एक गाल पूरी तरह से लाल हो चुका था और उसके होठों के किनारे से खून की एक पतली लकीर रिस रही थी। सामने खद्दा था इलाके का सबसे खूंखार और घमंडी पुलिस इंस्पेक्टर, जिसकी आंखों में गुरूर और सत्ता का नशा साफ छलक रहा था। उसने अभी अभी अपने भारी हाथों से उस निहत्थी और आम सी दिखने वाली लड़की को पूरी ताकत से थप्पड़ मारा था। उस इंस्पेक्टर को लग रहा था कि उसने एक साधारण सी देहाती लड़की की आवाज को हमेशा के लिए कुचल दिया है। लेकिन उसे इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि जिस लड़की के गाल पर उसने अपना हाथ उठाया है वह कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसा तूफान है जो अगले ही पल उसके पूरे वजूद, उसकी खाकी वर्दी और उसके अहंकार को जड्डज से उखाड़ फेंकने वाला है। वर्मा स्टोरीज की यह कहानी सिर्फ एक थप्पड़ की गूंज नहीं है, बल्कि यह उस न्याय की दहाड़ है जो जब जागती है तो बड्ढे बड्ढे पापी घुटनों के बल रेंगने पर मजबूर हो जाते हैं। यह खौफनाक दास्तान है बिहार के एक दूर दराज और अपराध से घिरे जिले भैरवगढ़ की। भैरवगढ़ का नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे। यहाँ कानून की किताबें दीमकों का निवाला बन चुकी थीं और न्याय सिर्फ एक ही इंसान की मर्जी से चलता था, और वह था वहां के मुख्य थाने का प्रभारी एसएचओ इंस्पेक्टर भवानी सिंह। भवानी सिंह की दहशत ऐसी थी कि कोई उसके खिलाफ पुलिस अधीक्षक, एएसपी तो क्या, भगवान से भी शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता था। भवानी सिंह का काम पुलिस की ड्यूटी करना नहीं, बल्कि इलाके के गुंडों, रेत माफियाओं और जमीन हड्डाचपने वालों को संरक्षण देना और उनसे मोटी रकम वसूलना था। उसी भैरवगढ़ के एक पुराने मोहल्ले में रहते थे 65 साल के दयाशंकर जी। दयाशंकर जी एक सेवानिवृत्त डाकिया पोस्टमैन थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से लोगों के घरों तक चिट्ठियां पहुंचाने में गुजार दी थी। उनकी दुनिया बस उनकी एक छोटी सी अनाथ पोती काव्या के इर्द गिर्द घूमती थी। काव्या जन्म से ही दिल की एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। पिछले कई सालों से दयाशंकर जी अपना पेट काटकर एक एक रुपया जोड़ रहे थे ताकि अपनी पोती का ऑपरेशन करवा सकें। आखिरकार उन्होंने अपने पुरखों का एक छोटा सा खेत बेचकर 3 लाख रुपए जुटा लिए थे। कल सुबह ही उन्हें काव्या को लेकर शहर के बड्ढे अस्पताल निकलना था। लेकिन भैरवगढ़ में किसी गरीब के पास पैसे हों और भवानी सिंह के गुंडों को इसकी भनक न लगे, ऐसा कैसे हो सकता था। आज सुबह जब दयाशंकर जी बैंक से वो 3 लाख रुपए निकालकर अपने झोले में रखकर ला रहे थे, तभी भवानी सिंह के सबसे खास गुंडे रंगा ने उन्हें बीच रास्ते में घेर लिया। ए बुड्ढे, ये झोला इधर दे। भवानी साहब ने कहा है कि इलाके में रहना है तो सुरक्षा के नाम का चंदा देना पड्डे ढेगा। रंगा ने दयाशंकर जी के हाथ से झोला छीनने की कोशिश करते हुए कहा। दयाशंकर जी ने झोले को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोले, नहीं रंगा बाबू, भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। ये मेरी बच्ची की जान बचाने के पैसे हैं। मैंने अपनी जमीन बेचकर ये पैसे जुटाए हैं। अगर ये पैसे छिन गए तो मेरी काव्या मर जाएगी। लेकिन रंगा ने एक जोरदार लात दयाशंकर जी के पेट में मारी। वह बेसहारा बूढ़ा इंसान सड डैचक पर गिर पद्दा और रंगा वो पैसों भरा झोला लेकर भाग गया। दयाशंकर जी रोते बिलखते खून से लथपथ हालत में सीधे भवानी सिंह के थाने पहुंचे। थाने के बाहर एक बड्ढे से नीम के पेड़ के नीचे भवानी सिंह अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था। उसका एक सिपाही उसके पैर दबा रहा था और दूसरा उसे पंखा झल रहा था। दयाशंकर जी दौड़कर भवानी सिंह के पैरों में गिर पड़े। इंस्पेक्टर साहब, मुझे न्याय दिलाइए। रंगा ने बीच बाजार में मुझसे मेरी पोती के इलाज के 3 लाख रुपए लूट लिए हैं। मेरी बच्ची मर जाएगी साहब, मेरे पैसे वापस दिला दीजिए। दयाशंकर जी फूट फूट कर रो रहे थे। भवानी सिंह ने एक आंख खोलकर उस बूढ़े आदमी को देखा और एक बेहद क्रूर और भद्दी हंसी हंसा। पैसे लूट लिए? अरे बुढ़े, तू तो पागल हो गया है।
रंगा तो बहुत शरीफ लड्ढा का है, वो क्यों लूटेगा तुझे? और रही बात पैसों की, तो जो पैसा थाने की हदों में गिर जाता है वो सरकारी खजाने में जमा हो जाता है, समझे? अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जा, वरना सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में तुझे ही अंदर कर दूंगा। दयाशंकर जी को समझ आ गया था कि रंगा ने वो पैसे भवानी सिंह के इशारे पर ही लूटे थे। उनका दिल टूट गया। वह थाने के बाहर ही बीच सडीडी डेचक पर बैठकर भगवान को कोसते हुए दहाड़े मार मार कर रोने लगे। वहां से गुजरने वाले सैकड़ों लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन भवानी सिंह की दहशत के मारे किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। तभी उसी सड़क से धूल उद्धाती हुई राज्य परिवहन की एक पुरानी और खटारा बस गुजरी। बस के रुकते ही उसमें से एक 26-27 साल की लडचकी नीचे उतरी। लडचकी के कंधे पर एक पुराना सा कपड़े का बैग था। उसने एक बहुत ही साधारण सा पीला सूती सूट पहना हुआ था और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह लडचकी कोई और नहीं बल्कि भैरवगढ़ जिले की नई पुलिस अधीक्षक एसपी गार्गी राठौदेच थी। गार्गी भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस की एक बेहद तेज तर्रार और ईमानदार अधिकारी थीं। उनका तबादला कल ही भैरवगढ़ हुआ था। गार्गी जानती थीं कि अगर वह पुलिस के लाव लश्कर और लाल बत्ती की गाड़ी में आएंगी तो उन्हें कभी भी इस जिले की असली और खौफनाक सच्चाई देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाकर एक आम नागरिक की तरह बस से सफर किया था, ताकि वह जमीनी हकीकत को अपनी आंखों से देख सकें। बस से उतरते ही गार्गी की नजर उस बूढ़े इंसान पर पड्डा ढी, जो थाने के बाहर बीच सड्डरडेचक पर बैठकर छाती पीट पीट कर रो रहा था और सामने चारपाई पर बैठा एक पुलिस इंस्पेक्टर पान चबाते हुए उस पर हंस रहा था। गार्गी की भ्रिकुटी तन गई। एक पुलिस अधिकारी का ऐसा निर्दयी और भ्रष्ट रूप देखकर उनके अंदर का खून खौल उठा। गार्गी ने अपना बैग कंधे पर ठीक किया और तेज कदमों से चलती हुई सीधे दयाशंकर जी के पास पहुंची। उन्होंने अपने हाथों से उस बूढ़े इंसान को उठाया और उनके कपड़िढों पर लगी धूल साफ की। बाबा, क्या हुआ? आप पुलिस थाने के सामने इस तरह क्यों रो रहे हैं? इस इंस्पेक्टर ने आपकी कोई मदद नहीं की? गार्गी ने बेहद शांत लेकिन गंभीर स्वर में पूछा। दयाशंकर जी ने अपने आंसू पोंछते हुए उस अनजान लड्डडचकी को अपनी पूरी दर्द भरी कहानी सुना दी। काव्या की बीमारी से लेकर रंगा के द्वारा लूटे गए 3 लाख रुपयों तक की बात सुनकर गार्गी की आंखें ज्वाला की तरह दहक उठीं। वह सीधे मुद्दी और चारपाई पर पसरे हुए भवानी सिंह के ठीक सामने जाकर खड्डी हो गईं। इंस्पेक्टर साहब, आपके थाने के बाहर एक बूढ़ा और बेबस नागरिक रो रहा है। उसकी पोती के इलाज के पैसे लूट लिए गए हैं। एक रक्षक होने के नाते यह आपका कर्तव्य है कि आप तुरंत उस गुंडे को गिरफ्तार करें और इनके पैसे वापस दिलाएं। और आप यहां आराम फरमा रहे हैं। गार्गी की आवाज में एक ऐसा अधिकार और कड्डे एचकपन था जिसने वहां खड्डे सिपाहियों को भी चौंका दिया। भवानी सिंह ने अपने दांतों के बीच फंसा पान थूका और बहुत ही घमंड से गार्गी को ऊपर से नीचे तक देखा। एक मामूली सी सूती कपड़े पहने लड्डक्की उसे ड्यूटी सिखा रही थी। यह देखकर उसका अहंकार बुरी तरह तिलमिला गया। ऐ छोकरी, तू कौन है बे? किसी एनजीओ वाली है क्या, या कोई अखबार की पत्रकार है? देख, ये भैरव घर है। यहाँ भवानी सिंह का कानून चलता है। मेरे सामने बड्ढे बड्ढे विधायक और मंत्री नजरें झुकाकर बात करते हैं और तू एक सड्ढैक छाप लड्ढैकी होकर मुझे मेरा कर्तव्य सिखाएगी? चुपचाप जिस बस से आई है उसी में बैठकर वापस चली जा, वरना ऐसी धारा लगाऊंगा कि तेरी सारी जवानी इसी थाने की सड्ढन में बीत जाएगी। भवानी सिंह ने अपनी लाठी जमीन पर पटकते हुए दहाड़ा कर कहा। गार्गी 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। उनकी आंखें अब किसी शेरनी की तरह भवानी सिंह को घूर रही थीं। आप एक वर्दीधारी अधिकारी हैं भवानी सिंह, कोई गुंडे नहीं। ये खाकी वर्दी आपने जनता की रक्षा के लिए पहनी है, उनका खून चूसने के लिए नहीं। मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको आखिरी चेतावनी दे रही हूं। अगर अगले 10 मिनट के अंदर इस बाबा के पैसे वापस नहीं आए और उस रंगा नाम के मुजरिम की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आपके इस थाने को मैं ऐसी आग लगाऊंगी कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। गार्गी का यह बेबाक जवाब पूरे चौराहे पर गूंज गया। एक आम सी लैड याचकी की यह हिम्मत देखकर भवानी सिंह पागल हो गया। उसका खून आंखों में उतर आया। तेरी इतनी जुर्रत कि तू भवानी सिंह को धमकाए? भवानी सिंह अपनी चारपाई से उठा और उसने अपना भारी और कठोर हाथ पूरी ताकत से हवा में लहराते हुए गार्गी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ाच दिया। चटाक।
यह थप्पड़ इतना जोरदार था कि गार्गी का सिर एक तरफ झटक गया। उनके गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान छप गए और होठों के किनारे से खून की एक बूंद छलक आई। पूरा बाजार सन्न रह गया। दयाशंकर जी घबराकर गार्गी के सामने आ गए और हाथ जोड़ाकर बोले, इंस्पेक्टर साहब, इस बच्ची को छोड़ डाच दीजिए, इसे मत मारिए, मैं अपने पैसे भूल जाऊंगा, हम गरीबों की किस्मत में न्याय कहाँ। लेकिन गार्गी ने अपना हाथ उठाकर दयाशंकर जी को रोक दिया। गार्गी न तो चीखीं, न रोईं और न ही उनके चेहरे पर कोई डर था। उन्होंने बहुत ही इत्मीनान से अपनी उंगली से अपने होठों पर लगा खून पोंछा। उस खून को देखकर गार्गी के चेहरे पर एक बेहद ठंडी और खौफनाक मुस्कान आ गई। भवानी सिंह अभी भी गुर्रा रहा था। ये थप्पड़ डांट याद रखना, आज के बाद अगर किसी पुलिस वाले के सामने जबान खोली तो जबान काटकर कुत्तों को डाल दूंगा, अब भाग यहां से। गार्गी ने अपने झोले के अंदर हाथ डाला। भवानी सिंह को लगा कि शायद वह लर्ज की कोई कागज या डायरी निकालेगी, लेकिन गार्गी के हाथ में एक काले रंग का वायरलेस पुलिस रेडियो सेट था। गार्गी ने उस वायरलेस सेट का बटन दबाया और एक ऐसी आवाज में बात की जिसने पूरे थाने की हवा का रुख ही बदल दिया। कंट्रोल रूम, दिस इज एसपी गार्गी राठौड़ डीएच। मैं इस वक्त भैरवगढ़ मुख्य थाने के ठीक बाहर खड़ रही हूं। मुझे यहां तुरंत बैकअप फोर्स और डिप्टी एसपी डीएसपी की टीम चाहिए और शहर की सारी सीमाएं सील कर दो। एएसपी गार्गी राठौद। ये 3 शब्द जैसे ही भवानी सिंह के कानों में पढ़े, उसके शरीर का सारा खून जैसे बर्फ बन गया। उसके हाथों से उसकी लाठी छूटकर जमीन पर गिर गई। वहां खड्डे सिपाहियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस लड्डेहचकी को वे एक देहाती और बेबस औरत समझ रहे थे, वह इस पूरे जिले की नई पुलिस कप्तान सुपरिटेंडेंट ऑन एफ पुलिस थी। एसपी मैडम। भवानी सिंह के गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। वह हकलाने लगा। इससे पहले कि वह कोई सफाई दे पाता, चौराहे के दोनों तरफ से पुलिस के सायरन की कान फाड़ डेच देने वाली आवाजें आने लगीं। 7-8 पुलिस की भारी गाड़ियां, जिनमें लाल नीली बत्तियां चमक रही थीं, धूल उड्डाती हुई वहां पहुंची। गाड़ियों के रुकते ही दर्जनों कमांडो और हथियारबंद सिपाही बाहर निकले। सबसे आगे वाली गाड़ी से जिले के डीएसपी अविनाश प्रताप दौड़े दौड़े आए। उन्होंने गार्गी को देखते ही एक कट डीएच के सैल्यूट मारा। जय हिंद मैडम, हमें आपका लोकेशन ट्रेस करने में थोड़ी देर हो गई। मैम, आपके चेहरे पर यह चोट। डीएसपी अविनाश की नजर गार्गी के होठों से रिश्ते खून पर गई। गार्गी ने अपनी ठंडी नजरों से कांपते हुए भवानी सिंह की तरफ इशारा किया। ये खून मेरे होठों से नहीं निकल रहा है डीएसपी साहब, ये इस भ्रष्ट व्यवस्था के सीने से निकल रहा है। आपके इस इंस्पेक्टर ने अभी अभी अपनी ही नई पुलिस कप्तान पर हाथ उठाया है। इसने सिर्फ एक औरत पर नहीं, बल्कि उस संविधान और इस खाकी वर्दी के सम्मान पर थप्पड़ मारा है। भवानी सिंह की टांगों में अब खड्डे होने की ताकत नहीं बची थी। वह धड़ाम से गार्गी के पैरों में गिर पद्दा और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझे माफ कर दीजिए मैडम, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे लगा आप कोई आम लडज की हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बच्चों पर रहम खाइए मैडम। भवानी सिंह फूट फूट कर एक कायर की तरह रो रहा था। गार्गी ने अपने पैर पीछे खींच ली और एक बेहद नफरत भरी नजर से उस भ्रष्ट अधिकारी को देखा। चुप रहो भवानी सिंह, अगर मैं एक आम लड्डाडच की होती तो क्या तुम्हारा यह थप्पड़ जायज हो जाता? तुम जैसे भेदियों की वजह से इस देश की जनता पुलिस की वर्दी से डरती है। जब सरहद पर और सड्डाचकों पर कोई ईमानदार पुलिस वाला अपनी जान की कुर्बानी देता है, तो तुम जैसे भ्रष्ट लोग अपनी जेबें भरकर उसकी शहादत का मजाक उड़ाते हो। तुमने अपनी वर्दी का इस्तेमाल लोगों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन्हें लूटने के लिए किया है। गार्गी ने आगे बढ़कर भवानी सिंह के कंधे से उसके इंस्पेक्टर के सितारे, स्टार्स और उसकी नेम प्लेट अपने हाथों से नोच ली। मैं गार्गी राठौर डेच आज इसी वक्त तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी से निलंबित सस्पेंड करती हूं। एक महिला पर जानलेवा हमला करने, भ्रष्टाचार और लूटपाट के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। गार्गी ने मुद्द कर डीएसपी अविनाश को कैडीडीएच के आवाज में आदेश दिया। डीएसपी साहब, इसे हथकद्दियां पहनाइए और हवालात में डालिए। और वो रंगा नाम का जो मुजरिम है, वह पाताल में भी छुपा हो तो मुझे अगले 1 घंटे के अंदर वो 3 लाख रुपयों के साथ यहां मेरे सामने चाहिए। पुलिस के कमांडोज ने तुरंत भवानी सिंह को घसीट कर उठाया और हथकड़ियां पहनाकर पुलिस वैन में धकेल दिया। जो भवानी सिंह कुछ देर पहले इस इलाके का भगवान बना हुआ था, आज वह एक मुजरिम की तरह गिद्ध गिद्धा रहा था।
ठीक 45 मिनट बाद पुलिस की एक और टीम रंगा को घसीटती हुई ले आई। उसके हाथ में वही झोला था जिसमें दयाशंकर जी के 3 लाख रुपए रखे थे। रंगा की हालत ऐसी कर दी गई थी कि वह अपने पैरों पर खड्डा भी नहीं हो पा रहा था। गार्गी ने वो झोला रंगा के हाथों से लिया और खुद जाकर दयाशंकर जी के हाथों में रख दिया। दयाशंकर जी की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उनके कांपते हुए हाथों ने गार्गी के सिर को छूकर आशीर्वाद दिया। तू कोई इंसान नहीं बिटिया, तू साक्षात माँ दुर्गा का रूप है जो आज इस गरीब की बच्ची की जान बचाने आसमान से उतर आई है। भगवान तेरी हमेशा रक्षा करे। दयाशंकर जी रोते हुए बोले। गार्गी के चेहरे पर पहली बार एक बेहद कोमल और ममता भरी मुस्कान आई। उन्होंने उस बूढ़े पिता के पैर छुए। आप रोइए मत बाबा। आज के बाद इस भैरवगढ़ में न तो कोई भवानी सिंह आपका हक छीनेगा और न ही कोई गुंडा आपको डराएगा। जाइए और अपनी काव्या का इलाज करवाइए। उस दिन भैरवगढ़ के उस बाजार में खडरडीहे सैकड़ों लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंजा दिया। लोगों की आंखों में पुलिस के लिए जो डर था वह आज एक सम्मान में बदल चुका था। जब गार्गी राठौड़ अपनी सरकारी गादी में बैठकर वहां से निकली तो उनकी चाल में कोई अहंकार नहीं था बल्कि एक सच्चा स्वाभिमान था। वर्मा स्टोरीज की यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सत्ता और पद का घमंड चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, जब एक ईमानदार और सच्ची नीयत वाला इंसान अपनी पर आ जाए तो बड्ढे बड्ढे बाहुबलियों के सिंहासन ढह जाते हैं। असली ताकत महंगे कपड़ों या रसूख में नहीं होती। असली ताकत उस चरित्र और उस कर्तव्य निष्ठा में होती है जो बिना किसी डर के हमेशा सच और न्याय के साथ खड़ी ही रहती है।